हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा जो वीडियो है ये जाएगा एयर पोल्यूशन के अंदर। देखो, जैसा कि एग्जाम डेट आपको पता चला होगा अभी कि 6 दिन बढ़ गई है, तो अपने पास 6 दिन और मिल गए हमें प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग हमारी रफ्तार से चलेंगे। जिस स्पीड से हमने सिलेबस स्टार्ट कर रखा है करना, उसी प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। रेगुलर लेक्चर अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है ना आपका एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। एयर पोल्यूशन के हमने अब तक 3 लेक्चर देखे। ठीक है, 3 लेक्चर को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और इसीलिए मैं आपको आज न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा एक। ठीक है, एयर पोल्यूशन का, जो अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने करवाया नहीं होगा। बाकी बात करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे भी खींचेंगे टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह रिवीजन से। जैसा कि आपको कई सारे 3 लेक्चर मिले, तो तीनों लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है प्राइमरी, जो आपके थे प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंदर आपने 5 पोल्यूटेंट पढ़े। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या पढ़ा आपने? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ये मैं इसीलिए रखता हूं कि पहले 4-5 मिनट में आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। दूसरा आपने पढ़ा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जिनको लिखा क्या जाता है? NOx की फॉर्म में लिखा जाता है। और यहां पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में हमारा मेन कंसर्न कौन है? SO2। और हमने पढ़ा क्या? SO3 भी पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। थर्ड जो है आपका वो थे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। बात समझ में आ रही है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हमारा यहाँ पर फोकस था कार्बन मोनोऑक्साइड पे, और हमने पढ़ा किसे? CO2 को भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ की बात करूं मैं, तो यहां पर थे हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोकार्बन। और इसके बाद में लास्ट जो है वो हमने पढ़ा SPM। ठीक है, ये है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने शायद किसी जगह पे बोर्ड पे बोलते और लिखते टाइम मैंने थोड़ा सा अलग बोल दिया। ठीक है, लिखते टाइम या तो मैंने सस्पेंडेड लिख दिया या फिर स्टैंडर्ड लिख दिया। तो भैया ये SPM जो है ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक वीडियो पूरी अपलोड करी हुई है मैंने। तो SPM क्या है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है। ठीक है, बात समझ में आई? ये 5 आपने प्राइमरी पोल्यूटेंट पढ़े। सेकेंडरी के अंदर आपने पढ़ा ओजोन, फिर आपने पढ़ा यहाँ पर पैन, और उसके बाद में तीसरा जो आपने पढ़ा वो होगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और फोर्थ होगा आपका H2SO4। इन 4 के अलावा आपका कोई 5वां सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं होगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहा है? इनके अंदर आपने देखा कि 5 जो है ये आपके क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को यहाँ से साफ कर दूं ना, तो आपके पास 3 बचते हैं। ये 3 भी बहुत मेन है। H2SO4 आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ओजोन और पैन। ठीक है, ये तीनों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इनके बारे में बातचीत करेंगे। इनकी ना कुछ मैंने आपको लिमिट दी थी, है ना? वो लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है। देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी SO2 की, तो इसकी लिमिट थी 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मैंने लिखवाई थी, जो कि ppm के अंदर कितना होता है? 0.019 ppm। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये मैंने दिया था। फिर अगर हम बात करें, इसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ऑक्साइड्स ऑफ NOx। वैसे इसे इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये या तो एसिड रेन के अंदर हमारे काम आएगा, वहां पर हम इसकी बहुत बातचीत करेंगे एसिड रेन की। ठीक है, उस कंडीशन में मैं आपको इसकी लिमिट सिखाऊंगा। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर देखो, 2 डेटा मैंने आपको दिए थे। एक दिया था, अगर आप सिटीज के अंदर बात कर रहे हो तो वहां पर इसकी वैल्यू होती है 60 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं सिटीज के अलावा रेजिडेंस एरिया की, वहां पर इसकी वैल्यू होगी 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में? ये हमने पढ़ा। उसके बाद में आते हैं हाइड्रोकार्बन पर, और हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको 2 वैल्यू दी थी। एक दी थी बेंजीन की, ठीक है, और दूसरी दी थी मैंने बेंजोपायरीन की। ठीक है, बेंजोपायरीन जो है आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट ये क्या है? आपका कैंसर कोजिंग कंपाउंड है। बेंजीन की लिमिट मैंने आपको दी थी यहाँ पर 5 दी होगी आपको 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और बेंजोपायरीन की दी होगी 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये 2 वैल्यूज यहां दी। उसके बाद में स्टैंडर्ड पर्टिकुलेट मैटर की हमने बात करी। यहां पर हमने क्या किया? लिक्विड और सॉलिड फॉर्म के अंदर इसका स्टडी करी पूरी। सॉलिड फॉर्म के अंदर हमने बोला कि इसकी कौन कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? डस्ट, फिर हमने देखा स्मोक, और लास्ट हमने देखा क्या? फ्यूम। 3 कंडीशन। लिक्विड के अंदर हमने लिक्विड फेज के अंदर SPM को पढ़ा, और इसके कितने थे? कितने टाइप थे? देखो भैया, मैंने आपको बताया था मिस्ट, और दूसरा बताया था आपको फोग। मिस्ट क्या होगा? जब आपकी एसिड वेपर के साथ एरोसोल्स का रिएक्ट होगा। फोग कब होगी? जब वाटर वेपर रिएक्ट करेंगे किसके साथ? आपके एरोसोल्स के साथ। तो यहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, ये हमारा रिवीजन पोर्शन होगा पूरा का पूरा। आज हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लेड की तरफ, है ना? लेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पोल्यूटेंट की कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगराइज तो नहीं किया लेड को, लेकिन लेड का एक डेटा भी है इंपॉर्टेंट, और लेड के बारे में थोड़ी सी बात करना 2 मिनट की,
बहुत जरूरी है ना। शीशा, शीशा जिसे आप बोलते हो, कई जगह पर आपने देखा होगा कि जो आपके पेट्रोल पंप होते हैं ना, जहां से आप फ्यूल फिल करवाते हो, वहां पर लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल, लिखा होता है ना, शीशा रहित डीजल, शीशा रहित पेट्रोल। तो भैया अब जब लेड के बिना आपको पेट्रोल मिल रहा है, क्यों मिल रहा है आपने सोचा नहीं कि लेड रहित, विद लेड, क्या कारण क्या है ना, उसकी बात करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूट है आपका लेड। देखो लेड क्यों खतरनाक है, सबसे पहली बात, जिन सिटीज के अंदर क्या हो रहा है आपका स्मोक की प्रॉब्लम आ चुकी है, या मैं यूं बोलूं कि फॉग की प्रॉब्लम, या फिर आप बोलो फोटोकेमिकल स्मोक हुआ है, इनमें से कुछ भी हुआ है, या फिर आपने देखा होगा कई सिटीज के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कंडीशन हो जाती है, व्हीकल्स जो है उनको विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। अगर एक व्हीकल चल रहा है तो उसे आगे कुछ डिस्टेंस तक जो दिखना चाहिए है ना, सिविल इंजीनियरिंग वाले समझते होंगे, एसएसडी ओएसडी, वो भी नहीं मिलती, उनको देखने को मिलता नहीं, आदमी को आदमी नहीं दिखता, इतना भयंकर इन्वर्जन कंडीशन हो जाती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल जो है लेड का होता है। तो ऐसी सिटीज जहां पर इन्वर्जन हो चुका है, वहां पर आप लेड वाला जो पेट्रोल है ना आपका, है ना, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, रोक लगी हुई है भैया, रोक लगी हुई है, मतलब इसको क्या कर रखा है, अलाउ नहीं कर रखा। आप शीशा रहित पेट्रोल ही डलवाएंगे वहां पर, लेड वाला पेट्रोल नहीं डलवा सकते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि लेड जो है ये पैदा कहां से होता है, अगर हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स से जो बर्न्ड आपका क्या है, फ्यूल है, उसमें से क्या निकलता है, लेड निकलता है। और लेड देखो, लेड बहुत तगड़ा है, ये क्या करता है, एसपीएम जो आपने पढ़े थे ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो लेड है इसकी फ्यूम्स होती हैं, जिंक की भी फ्यूम्स होती हैं। तो आपने देख लिया कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी के अंदर भी जाता है, और हानिकारक तो ये है ही, ठीक है। अब हम आते हैं इसके डेटा के ऊपर कि इसके लिए डेटा क्या दिया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ से। जो प्रेस्क्राइब्ड डेटा हमें दिया गया है वो है लेड का, आप नोट करेंगे 0.50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई, ये है। अच्छा, हमारे रिवीजन के अंदर हमने एसपीएम के डेटा की बात नहीं करी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के डेटा की बात रह गई थी। मैंने आपको बताया था कि PM10 और PM2.5 ये दो आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके लिए था 60 और इसके लिए था 40, ये था माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और ये भी क्या था, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे दी जाती है, एनुअली दी जाती है, याद रखना, एसपीएम की कॉन्सेंट्रेशन एनुअली दी जाती है। SO2 और CO की मैंने आपको बताया था कि पर 60 मिनट के बेसिस पे दी जाती है। और यहां पर जो हम लेड की बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, इंडेक्स ने क्या दी है वैल्यू आपकी लेड के लिए, जो है वो क्या है, 0.50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना सा बहुत है। हम मिस्ट के अंदर भी हमने बात करी थी, मिस्ट सॉरी फ्यूम के अंदर मैंने आपको बताया था कि लेड जो होता है इसकी फ्यूम भी गिरती है कई बार ना। तो इतना सफिशियंट है लेड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, और ओजोन और पैन, तीन चीजें रहेंगी, तीनों में एक साथ पढ़ेंगे, देखो क्या होता है, तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे, थोरोली स्टडी करेंगे, तो मजे आ जाएंगे आपको, है ना। देखो फोटोकेमिकल स्मोक, सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फोटोकेमिकल स्मोक का मतलब क्या है, स्मोक क्या होता है, ये आपका स्मोक प्लस फॉग दोनों का मिश्रण होता है। दोनों के बारे में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड पार्टिकुलेट मैटर वाले लेक्चर में इसका पूरी स्टडी करी थी, फिर भी मैं यहां पर एक बार और डिस्कस कर लेता हूं। देखो स्मोक के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। और होती क्या चीज है एक्चुअल में, उनको बोला जाता है एरोसोल्स। ये आपके एरोसोल्स होते हैं जो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों का क्या है, मिक्सचर, उसे क्या बोला, स्मोक बोला। और फॉग में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के एरोसोल जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर के साथ, भैया यहां पर सीधा सीधा क्लियर बात लिखी हुई है, वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ ऐसा एरोसोल जो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर वेपर के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर बना हुआ है। द एरोसोल विच कंटेंट द वाटर वेपर्स इज नोन एज फॉग। और एरोसोल्स विच इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल्स का मिक्सचर है, वो आपका क्या कहलाता है, स्मोक। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो किन दोनों चीजों का मिश्रण है, वो आपका स्मोक प्लस फॉग का मिश्रण है। ये हमें बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके लिए ना फेवरेबल कंडीशन है, तीन फेवरेबल कंडीशन है। अगर तीन फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ये अपने आप बनता चला जाता है। सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, अबंडेंट सनलाइट। बात समझ में आ रहा है, अबंडेंट सनलाइट, भरपूर धूप चाहिए इसको, अगर वो है
तो इसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। दूसरी बात, इसे क्या चाहिए, ऑक्साइड्स ऑफ, बात समझ में आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर इसे मिल रहे हैं, बात समझ में आ रही है, और साथ में प्लस आप इसको क्या दे रहे हो, हाइड्रोकार्बन दे रहे हो। तो हाइड्रोकार्बन तो आपको पता ही है, हाइड्रोकार्बन का एक सोर्स देखो, एक सोर्स और बताता हूं मैं आपको हाइड्रोकार्बन का, वो कौन सा है। अगर आपने इंडस्ट्री को स्टडी करी है, कैस्टर ऑयल की, कैस्टर ऑयल की जो स्टडी होती है ना, जहां पर कैस्टर ऑयल का क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, वहां पर क्या होता है, आपके हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं, वहां से आपके क्या निकलते हैं, एसपीएम निकलते हैं। बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एसपीएम का, याद रखना, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं बता रहा हूं। कास्टर ऑयल का एक्सट्रैक्शन जब होता है तो एसपीएम बनता है। यहां पर बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन अपने को पता है अनब्रंट फ्यूल, सबसे बड़ा है ना, कम जला हुआ जो आपका पेट्रोल है, पूरी तरह से जला हुआ पेट्रोल नहीं है, उसमें से क्या पैदा होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब जब क्या हुआ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोकार्बन भी मिल रहा है, तो इसकी दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, है ना। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन के ऊपर, और तीसरी कंडीशन क्या कहती है आपकी, वो ये कहती है कि आपके स्टैग्नेंट एयर हो। स्टैग्नेंट एयर का मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको लॉटिक और लैंटिक भी बताए थे इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर, है ना। वहां पर मैंने आपको बताया था कि लॉटिक क्या होता है और लैंटिक क्या होता है, यहां पर आप भूल गए होगे, है ना। चलो फिर से बताता हूं मैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि स्टैग्नेंट एयर है। स्टैग्नेंट एयर का मतलब क्या है वो बताऊंगा मैं साथ में, और प्लस कौन सी कंडीशन हो रही हो, नॉन डिस्पर्शन, नॉन डिस्पर्सल ऑफ पोल्यूटेंट, आपकी हवा क्या हो, रुकी हुई हो। देखो तीन कंडीशन फोटोकेमिकल स्मोक के लिए फेवरेबल है। पहली मैंने बताया अबंडेंट सनलाइट बहुत ही ज्यादा हो, दूसरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन अगर मिल जाता है तब भी फोटोकेमिकल स्मोक जो है बनता है, और तीसरी कंडीशन स्टैग्नेंट एयर, हवा क्या हो, रुकी हुई हो, हवा चल नहीं रही हो, विंड इज नॉट ब्लोइंग, ठीक है, हवा नहीं चल रही, हवा रुकी हुई है। और हवा रुकी हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो नॉन डिस्पर्जल ऑफ पोल्यूटेंट, जो आपके अपर एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट है, क्या उनका डिस्पर्जन हो पाएगा, क्या वो फैल पाएंगे, क्या नहीं, वो क्या रहेंगे, रुके हुए रहेंगे एक जगह पे। जब आपके पोल्यूटेंट एक जगह पे रुके हुए हैं, हवा चल नहीं रही और धूप बहुत ज्यादा है, और आसमान के अंदर आपको एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन भरे पड़े हैं, तो क्या होगा भैया, एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन ही होगी, और उसी इन्वर्जन कंडीशन को आपने क्या बोल दिया, फोटोकेमिकल स्मोक बोल दिया। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फोटोकेमिकल स्मोक। बात समझ में आई। यहां पर अब एक ना आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज है कि सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मोक कहां देखा गया था, पीछे हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो आपका 1940 का माना जाता है, और वो माना जाता है लॉस एंजलिस का। देखो मिक्स मत कर जाना, 1914 लॉस एंजलिस का क्या माना जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक माना जाता है। उसके बाद में दिल्ली स्मोक भी हुआ था, और जो मैंने आपको पहले दे रखा है ना, लंदन स्मोक, लंदन स्मोक, वो स्मोक है, वो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है, लंदन स्मोक। बात समझ में आ रही है। और वो लंदन स्मोक कब हुआ था, 1952 में हुआ था। एक मैंने आपको डेट दी थी 3/12/1984, ये क्या है हमारा भोपाल ट्रेजेडी डे, है ना, जिस दिन क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट बिखर गई थी, पेस्टिसाइड का कारखाना था, फैल गई थी आसमान में, और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। यूनियन कार्बाइड फार्म वो जो था कारखाने का नाम था, ठीक है, और यूएस बेस्ड क्या थी, एमएनसी थी। ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया फोटोकेमिकल्स में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, आपने देखा कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोकार्बन भी है, और अगर क्या हो जाए यहां पर ना, इनको क्या मिल जाए भैया, इनको मिल जाए ओजोन, ठीक है, O3 मिल जाए, और यहीं पर साथ की साथ अगर मैं मान लो मेरे को इनको कहीं को दिन मिल गया, इनको मैंने देखा कि इनको क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। जब इतने एलिमेंट मिल जाते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, आपके स्मोक को मैं ये बोल सकता हूं कि स्मोक जो है आपका एक इंटरेक्शन है, ठीक है, एक इंटरेक्शन है किन किन के बीच में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx, फिर हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपका ओजोन। और ये सब लोग मिलकर बना क्या रहे हैं, देखो ये बना देते हैं एक हानिकारक तत्व, एक बहुत ही डेंजरस एलिमेंट, जिसको हमने क्या बोला, पैन, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट। बात समझ में आई क्या, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, जो कि खुद ब खुद एक अपने आप में बहुत ही क्या है, डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है जी, बात समझ में आई। क्या बना देते हैं सब लोग मिलके, ये बना देते हैं पैन, परऑक्सी एसिल नाइट्राइट, ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। परऑक्सी एसिल नाइट्रेट जो है पैन बन जाता है। अब पैन खुद ब खुद क्या है, एक बहुत खतरनाक चीज है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो जो ओजोन है ना, ये क्या करती है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को
रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है ओजोन। चलिए जी, अब ना आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ओजोन को भी लेते हैं लपेटे में। मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, ठीक है, काफी कुछ इंपोर्टेंट लिखा हुआ था, बड़ा मतलब ये मान लो कि 10 मिनट के अंदर काफी कुछ आ गया था बोर्ड पे, और सारा कुछ इंपोर्टेंट एक एक चीज मतलब पूछे जाने लायक चीज जो थी बोर्ड पे मैंने लिख दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी ओजोन के बारे में बात करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे जो हमारा कंसर्न है आज का। देखो ओजोन जो है ना, ये क्या करती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अच्छा जी, अब आपने कहा कि सर जब ओजोन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रही है तो क्या ये हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल, ये आपके लंग्स के अंदर काफी डेप्थ में चली जाती है, ठीक है, काफी नीचे चली जाती है। अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से आपके लंग्स के अंदर समा जाती है और आपको बढ़िया तरीके की क्या करती है, बीमारियां पैदा करती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। अब इसकी बहुत ही थोड़ी कंसंट्रेशन भी अगर आपके अंदर भेज दी जाए तो आपको काफी खराब करती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इस कंसंट्रेशन के लिए बोला गया है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो अलाउ है आपकी ओजोन की वो कितनी है, ठीक है, परमिसिबल लिमिट की बात करूं मैं तो वो कितनी है, 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है कि इस लिमिट तक अलाउ किया गया है, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है आपकी ओजोन की। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन भी तो होगी क्या जहां पर यह आपको दिक्कत देना शुरू करती है, ठीक है। ओजोन का जो प्रॉब्लम देखी गई वो किस लेवल पे देखी गई, वो देखी गई 0.3 ppm पे। जब 0.3 ppm कंसंट्रेशन ओजोन की हो जाती है तो आपको कफ की प्रॉब्लम होती है सबसे पहले, फिर सेकंड आपको क्या होगा, चेस्ट डिस्कंफर्ट होगा। बात समझ में आ रही है क्या? फिर आपको क्या होगा, चेस्ट डिस्कंफर्ट होगा, ठीक है। अगर आपकी छाती पर जमाव हो रहा है, कफ हो रहा है, तो आपको क्या है भैया, आप ये समझ जाओ कि ओजोन का कंसंट्रेशन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना हो गया, 0.3 ppm से ऊपर हो गया। ये पूरी की पूरी जानकारी थी आपकी ओजोन की, पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट की और स्मोक की, ठीक है। तीनों कैसे बनते हैं हमने जान लिया। पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट भी एक तरीके के क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है जिसके अंदर क्या हुआ, NOx मिला, हाइड्रोकार्बन मिले और थोड़े बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड के भी अणु हैं। सबने मिलकर क्या किया, एक और हानिकारक तत्व बना दिया। भैया जितने भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ किसी ना किसी अन्य तरीके के जितने भी एलिमेंट एनवायरमेंट के अंदर घूम रहे हैं उनका क्या है, मिश्रण। ठीक है, बात समझ में आई। हमने लेड पढ़ा, लेड के अंदर उसकी लिमिट पढ़ी, यहाँ पर हमने ओजोन की लिमिट पढ़ी। वो लिमिट कितनी है, 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। 0.3 ppm अमाउंट से ऊपर जाने पर ओजोन आपको क्या देता है, कफ देता है, चेस्ट डिस्कंफर्ट देता है। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इफेक्ट्स की, कि इफेक्ट जो है ना एयर पोल्यूशन के क्या क्या है। देखो सबसे पहले अगर मैं जनरल इफेक्ट्स की बात करूं एयर पोल्यूशन की, तो आपको पता है कि सर ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनरली हम जानते हैं। भैया जनरली बातें हैं वही हम डिस्कस करेंगे अब 2-1 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या है। सबसे पहला इफेक्ट तो देखो, जितनी भी आपकी कार वगैरह बाहर खड़ी रहती है उनके ऊपर जो भी इनेमल पेंट किए हुए हैं, ठीक है, इनेमल किया हुआ है, चाहे वो पेंट किया हुआ है, चाहे वहां पर वार्निश किया हुआ, किसी भी तरीके का। ज्यादातर क्या होता है आजकल, मेटल पेंट किए हुए होते हैं इनके ऊपर, कारों के ऊपर मेटल पेंट किया हुआ होता है। अब ये जो मेटल पेंट है ना, ये क्या होता है, कोरोड हो जाता है। कोरोड का मतलब कि ये क्या होता है, कोरोजन की चपेट में आ जाता है। और होता क्यों है ऐसा, तो ये वन ऑफ द सबसे खतरनाक इफेक्ट है किसका, एयर पोल्यूटेंट का। एयर पोल्यूटेंट क्या कर रहे हैं, हवा को इन्होंने क्या बना दिया, कोरोजिव बना दिया, कि हवा के अंदर ही वो तत्व घूम रहे हैं जो किसी भी मेटल की सरफेस को क्या करेगा, खराब करेगा, ठीक है, पहला इफेक्ट। दूसरा अगर मैं बात करूं बिल्डिंग्स की, तो देखो बिल्डिंग के ऊपर बहुत खतरनाक इफेक्ट, हवा के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा है तो आपको पता है कि क्या कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कर लेगा, इसके चपेट में आएगा, क्या उसका कार्बोनेशन हो जाएगा क्या, ठीक है, उसका कार्बोनेशन हो जाएगा। भैया कार्बोनेशन का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन ऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अंदर घुसेगी कंक्रीट के अंदर, रिएक्ट कर लेगी और वहां पर कार्बोनेशन कर देगी। इससे क्या होता है, जितना भी आपका सरिया है RCC वाला ना, जितना भी आप स्टील इम्बेडेड करवाते हो अंदर, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कोरोडेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक बीमारी भी होती है यहाँ पर, वो हो जाती है क्लोराइड इन ग्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक कंसर्न है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। वैसे कॉन्क्रीट भी मेरा फेवरेट है,
बिल्डिंग्स के अंदर क्या होगा, कार्बोनेशन हो जाएगा, आपका क्लोराइड इंक्रीज भी दिखेगा आपको। और अगर मैं बात करूं इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, आपको पता है थर्ड इफेक्ट, आपके जितने भी एनिमल्स हैं इनका जो प्रजनन काल होता है ना भैया, इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। इतना बड़ा है, खतरनाक है एयर पोल्यूटेंट, सिस्टम ही खतरनाक कर दिया। अच्छा, एनिमल्स के ऊपर तो ये हुआ। अगर मैं प्लांट के ऊपर बात करूं तो भैया प्लांट का भी साइकिल खराब कर दिया, उसने जितने दिन जीना था वो नहीं जी पाया, उसके ऊपर भी नुकसान हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ की तो हम बात कर ही चुके हैं, सबसे ज्यादा ह्यूमन हेल्थ पे नुकसान हुआ है। ठीक है, क्या नुकसान हुआ, अस्थमा आजकल फ्री में बट रहा है सबको, कह रहा किलो के भाव में बिक रहा भैया। एयर पोल्यूटेंट इतने खतरनाक है, हर किसी को अस्थमा हो रहा है। और सबसे ज्यादा सिटी जो चपेट में आई है एयर पोल्यूटेंट के, वो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, बैंगलोर। बैंगलोर याद रखेंगे, अगर ऑप्शन आता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से वो सिटी जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है वो कौन सी है, बैंगलोर। क्योंकि वहां पर देखो जो लोग रह रहे थे उन्हें तो अस्थमा हुआ ही हुआ, प्लस जो नए जा रहे थे सिटीजन, है ना, कहीं और से भी अगर लोग घूमने जा रहे थे वो भी अस्थमा की चपेट में आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अस्थमा सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसने 71 टाइप के क्या ढूंढे थे, पॉल्यूटेंट ढूंढ दिए थे, जो क्या फैला देते थे, अस्थमा फैला रहे थे। ठीक है, जिनकी वजह से अस्थमा हो रहा था। ये आपका इफेक्ट्स में था एयर पोल्यूशन के। बाकी आप कहीं से भी कोई भी अगर बुक रेफर कर रहे हो तो आपको मिल जाएंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, और जनरल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर, है ना। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, बेसिक है ये न्यूमेरिकल। ये ना अभी गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, ना ही फ्लिक इक्वेशन का है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसके अंदर मैं आपको गाउस डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लिक इक्वेशन जो है ना उसका अपने पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको जनरल न्यूमेरिकल जो है ना माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वाला SO2 का जो हम चेंज करते हैं वो मैं आपको करना सिखाता हूँ। देखो क्या चीज होती है, फॉर्मूला हमने पहले ही SO2 के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन आज उसका कन्वर्जन सीखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है मे भी आपको कन्वर्जन पे सवाल दे दे। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो फॉर्मूला आपको नोट्स के अंदर मिला वो फॉर्मूला ये लिखा हुआ होगा, 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ppm मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मास ऑफ पोल्यूटेंट। ठीक है, ऊपर लिखा होगा मास ऑफ पोल्यूटेंट, बात समझ में आ रही है। और नीचे लिखा हुआ होगा यहाँ पर लीटर पर मोल पहले तो, फिर लिखा होगा यहाँ पर लीटर पर मोल के बाद में आपको फॉर्मूले के अंदर मिला होगा, यहां मिला होगा आपको लीटर पर मोल ऑफ पोल्यूटेंट, लीटर पर मोल ऑफ पोल्यूटेंट एट गिवन, भैया लीटर ऑफ मोल ऑफ पोल्यूटेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज मिली होगी, बात समझ में आ रही है। और इसके मल्टीप्लाई में होगा 10⁻³ लीटर पर मोल, बात समझ में आ रही है क्या। ये यहां पर क्या चीज दी हुई है लीटर पर मोल के अंदर, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, जनरली आप स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेते हो, स्टैंडर्ड प्रेशर अगर आप 1 एटमोस्फियर लेते हो तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है आपका ये किसके बराबर होता है ना, ये आप जानते हो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, सिविल इंजीनियरिंग वाले तो जानते ही हैं। या फिर मैं यू कहूं कि 10.3 ये क्या होता है, 10.3 मीटर होता है, मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, 10⁻10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, बात समझ में आ रही है, ये आप पढ़ चुके हो, कॉमन सी बातें। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर की ये भी आगे काम आने वाली है। अच्छा जी, यहां मैंने बता दिया आपको कि ये चीज आपका वॉल्यूम है, उधर क्या है 10⁻³ लीटर पर मोल लिखा हुआ है आपके पास, लीटर पर मोल नहीं है ये, यहां पर है लीटर पर मीटर क्यूब, फॉर्मूला मिस्टेक, लीटर पर मीटर क्यूब, यहाँ क्या है लीटर पर मोल। ठीक है जी, अब ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यहां से चीजों को सॉल्व कैसे करना है। देखो आपने ना 11वीं के अंदर पढ़ी होगी बॉयलर इक्वेशन, है ना, बॉयलर्स इक्वेशन। अगर मैं बात करूं बॉयलर्स इक्वेशन पढ़ी है या बॉयल्स लॉ पढ़ा है, जिसे हम क्या बोला करते थे, आदर्श बॉयल्स इक्वेशन पढ़ा बोला करते थे। देखो एक इक्वेशन हुआ करती थी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये जो आपका सोल्यूशन है ना इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, यहीं से बनकर आया है, ये स्टैंडर्डाइज है 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये इक्वेशन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जो इस इक्वेशन के अंदर आपको टेम्परेचर दिया गया ना, ये किसके अंदर दिया गया है, केल्विन में दिया गया सबसे पहली बात।
जो आपको वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम साफ साफ लिख रहा है यहाँ पर, लीटर पर मोल के अंदर दिया गया है। बात समझ में आ रही है। 1 ppm अगर आपको किसी भी पोल्यूटेंट की क्वांटिटी निकालनी है, सपोज दैट आपको SO2 की निकालनी है, तो SO2 है ना, SO2 का क्या निकालना है, ppm के अंदर आपको कंटेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करोगे इससे और डिवाइड किससे कर दोगे, मास ऑफ पोल्यूटेंट से। देखो मास ऑफ पोल्यूटेंट मैं आपको ना एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी हम सोल्व करेंगे। देखो अगर इसके मोलिकुलर मास की बात करें है ना SO2 पे, तो कितना होता है ये होता है आपका 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितने हो जाएंगे 64 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलिकुलर वेट होता है SO2 का। अभी हम आगे सवाल सोल्व करेंगे, पूरा इसका कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपको समझ में आया कि ये हमने क्या निकाला है, मास ऑफ पोल्यूटेंट निकाला है, और ये आएगा आपका ग्राम पर मोल में। जिस हिसाब से यूनिट चल रही है लीटर पर मोल और मीटर क्यूब में, उसी हिसाब से आपको वैल्यू जो है पुट करनी है मोलिकुलर वेट की। बात समझ, मोलिकुलर वेट दिया भी आपका मोल में ही जाता है, ग्राम कॉन्सेप्ट बाद में आया था, मोल पहले आया था, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बाद में आए थे। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आपने ये भी जानते हो केल्विन के अंदर अगर हमें कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया हुआ होता है, इसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं केल्विन में। तो आपको पता है ना केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर क्या रिलेशन होता है, ये होता है 273 डिग्री प्लस 273 केल्विन प्लस हम क्या कर देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर ऐड कर देते हैं, तो यहां से आपको किसमें मिल जाता है, ये टोटल केल्विन के अंदर टेम्परेचर मिल जाता है। बात समझ में आ रही है क्या, ये रिलेशन अब आगे काम में आएगा। बॉयल्स लॉ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, या इसे मैं बोलूं कि आइडियल बॉयल्स लॉ भी बोला जाता है, गैस इक्वेशन भी बोला जाता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब हम एग्जांपल के लिए एक छोटा सा डेटा लेंगे और उसको कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए इस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम ये तो मान लेते हैं कि आपका किसी गिवन स्टैंडर्ड का वेट है, ठीक है, सब जितना भी डेटा है ये आपका किसी स्टैंडर्ड गैस का है। यहां पर जो ये वाला डेटा है इसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, V2 को कैलकुलेट करते हैं। देखो V2 आपका क्या है, एक गैस का वॉल्यूम है जो आपको स्टैंडर्डाइज करके कैलकुलेट करना है। देखो V2 इज इक्वल टू, क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, देखो P1 और P2 तो मैंने मान लिया कि प्रेशर जो आपको स्टैंडर्ड दिया गया है ये 76 mm ऑफ Hg है। इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं हम V1 पे। देखो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू, भैया क्या होगा ये होगा T2 अपॉन T1, ठीक है, T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय V1। अच्छा जी बात आ रही है समझ में, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। देखो T2 को यहां भेजा, T1 तो नीचे था ही और V1 तो ऊपर था ही, बस इतना किया। सबसे पहले हम V2 कैलकुलेट करते हैं। देखो V2 के लिए अगर मैंने ये बोला आपको कि टेम्परेचर जो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मान लो मैंने, आप स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं हम 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यही हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। इसको हमें कन्वर्ट करना है पीपीएम के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या, पीपीएम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमें कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ये किसके बराबर होता है, ये आपका 273 केल्विन के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है क्या। अब हम क्या करेंगे, T2 टेम्परेचर जो है हमारा बाद वाला, इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसे 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर है 20, लो जी इसे पुट कर दिया मैंने। अब डिवाइड में फिर से टेम्परेचर है T1 और वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर नहीं दिया हुआ तो हमें T1 हम रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं आपके 273 केल्विन होते हैं। एक ही यूनिट के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब देखो V1 जो होता है ये होता है आपका आइडियल गैस का वॉल्यूम, और आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और कंडीशन के अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के अंदर आप कितना लेते हो 22.4 मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही है क्या, ये लिया जाता है 22.4 लीटर पर मोल। देखो यूनिट, ये यूनिट जो है ना, मैं थोड़ा सा इसमें क्या होता है कई बार मैं उल्टा लिख देता हूं, तो ध्यान रख लेना आप भी, ये होगी लीटर पर मोल, ठीक है। 22.4 स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का। यहां पर हम पुट करेंगे V1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब देखो यहां से ना V2 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 293 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। लो जी जो कटता है काट दो, जो नहीं कटता मत कटे, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू आएगी 24.04। बात समझ में आ रही है क्या, ये वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 24.04
24.04 और यूनिट आपकी क्या थी, लीटर पर मोल। बात समझ में आई क्या? क्या हमें यहाँ पर V2 की वैल्यू मिल गई क्या? बिल्कुल जी, V2 की वैल्यू मिल गई, बाकी सब डेटा नोन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ा सा आगे कन्वर्जन करेंगे। ये वैल्यू आपको समझ में आई क्या? ये पड़ा रहने दो, इसको हम नहीं कहीं ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं यहां से ये वाली कैलकुलेशन जो है ये वाली ये साफ करता हूं। अब टाइम आ गया कि हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखें। देखो P1 जो है 760 mm ऑफ Hg, दोनों तरफ सेम रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप सेम मानकर चलोगे, मल्टीप्लाई बाय V1 रखोगे और उधर की तरफ क्या करोगे, P2 इसको भी क्या रखोगे 760 mm ऑफ Hg, क्योंकि दोनों को सेम प्रेशर कंडीशन पे लेना है, मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइड बाय यहां क्या करोगे T1 और इधर क्या करोगे T2। देखो ये तो गया, आपको समझ में आ रहा है, ये तो गया आपका, सीधी सी बात है, वो तो आपका चला गया। और बाकी सारे पोर्शन की आपने वैल्यू अभी कैलकुलेट करी और वो आपकी कितनी है 24.04 लीटर पर मोल। देखो हमने किया क्या, V2 निकाला क्योंकि बाकी सब चीजों की वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है। V1 हमने क्या लिया, आदर्श गैस का वॉल्यूम लिया 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और टेम्परेचर जो है हमने क्या किया, कन्वर्ट कर रहे हैं हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को पीपीएम में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने सारा कुछ चेंज कर लिया और आपको V2 की वैल्यू मिल गई, और वो V2 की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है 24.04 लीटर पर मोल। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं, इस फॉर्मूले के जितना काम था वो हो गया खत्म, वो मैंने आपको बता दिया, ये चीज करी। बाकी T1 T2 और हमारे पास क्या थी, V1 की वैल्यू थी, तो V2 निकल गया, जो मैंने आपको पहले निकाल के बता दिया इस इक्वेशन की हेल्प से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है, आपको V2 की वैल्यू मिल गई, चलो हमें क्या निकालना है, 1 ppm ऑफ SO2 निकालना है, और माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है कितनी, 50 दी हुई है। ये मैंने यहां पर 50 पुट कर दिया, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर है, इक्वल टू 1 ppm किसका, 1 ppm ऑफ किसका निकालना है हमें, SO2 का, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का मास है क्या आपके पास, कितना है 64, क्या निकाला आपने, ग्राम पर मोल। बात समझ में आई क्या, ये आपने निकाल लिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम रखना है यहां पर, और ये वॉल्यूम कौन सा है, V2 जो आप कैलकुलेट कर चुके हो, और इसकी वैल्यू कितनी है 24.04 जो आपने अभी यहां पर सोल्व करी। बात समझ में आई, अच्छा ये आ गया, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10⁻³ लीटर पर मीटर क्यूब, सब कुछ ऐसे ही पुट कर दो जैसे कि इंपेरिकल इक्वेशन के अंदर आपको दिया हुआ है। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर आपके पास डेटा है कितना, 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो अब 1 ppm ऑफ SO2 निकालना है, कितने के बराबर होगा, तो देखो यहां पे लिखा SO2 इन ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.04 के साथ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और डिवाइड में क्या आएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो पीपीएम के अंदर होगी, और वो किसके बराबर है 0.0। ये तो वो एग्जांपल है जो आपको बुक के अंदर दिया हुआ है। अभी हम इसका दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो ये तो सब माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, सेम इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि आपको 120 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। बात समझ आ रही है, इस बार मैंने यूनिट क्या लिया 120 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, क्या दिया हुआ है SO2 दिया हुआ है। आप मुझे इसे पीपीएम में कन्वर्ट करके बताओ, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप जानते हो कि अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे V2 तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 24.04, ये फिक्स यही चलेगा अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर चेंज करता तो फिर आपको क्या करना है, यहां से शुरू करोगे, आप दोबारा से V2 कैलकुलेट करोगे, जैसे ही आपके पास V2 निकल आएगा आप तुरंत इस फॉर्मूले के अंदर आ जाओगे वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको साफ कर देता हूं, ये मैंने इसको साफ कर दिया। चलो अब नए एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, सेम डिटो वही चीज है। देखो मैंने क्या बोला आपको कि आपको V2 की वैल्यू पता है 24.04, क्योंकि टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर से आपको क्या करना है 120 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है पीपीएम में। इस बार पहले हमने क्या किया था 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को किया था। इनमें ना एक छोटा सा रिलेशन है, मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। देखो माइक्रोग्राम जो होता है ना, माइक्रोग्राम, ये अगर आपको किसमें जाना है, देखो मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से आपको किसमें जाना है, आपको जाना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो आप कुछ नहीं करोगे, इस पोर्शन को डिवाइड कर दोगे 1000 से, बस जो भी आंसर है उसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो हम माइक्रोग्राम, ये जो है ना मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें जाने से बढ़िया है कि हम ये चीज निकाल लें और उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे।
क्योंकि हमारे पास फिक्स पैटर्न है रटा हुआ आपका, यही वाला, ये लगाना है आपको हर जगह। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही SO2 है, इसी को निकालना है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर पहले निकालते हैं। तो आपको गिवन वैल्यू जो दी हुई है वो किसमें, मैं सपोज दैट मैं ये मान लेता हूं कि ये आपको किसमें दी हुई है, चलो मिलीग्राम में दी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻³ से, उधर कट जाएगा सेम चीज, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट इज पुट कर दिया, मिलीग्राम को मैंने किसमें रख दिया, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर ये रख दिया, बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से। अच्छा जी, इधर क्या आपका 1 ppm आपको किसका निकालना है, SO2 का निकालना है, क्या ये लो जी, मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे, मास ऑफ पोल्यूटेंट वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 64 ग्राम पर मोल दिया हुआ, क्या आपने कैलकुलेट किया था SO2 का, पता चल गया ना भैया। SO2 S का कितना, सल्फर का कितना 32 प्लस 16 इंटू 2 कितने हो गए 64, ठीक है। नीचे क्या रखेंगे, डिवाइड के अंदर वॉल्यूम रखेंगे और वो कितना है 24.04 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 10⁻3, दोनों तरफ 10⁻3 है, कट जाएगा, सीधी सी बात। अब आपको 1 ppm ऑफ SO2 निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, SO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 24.04 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे 64 से, यहां पर आपका आंसर आएगा 45 ppm। बात समझ में आई। मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं एक साथ, देखो दोनों ही SO2 का एग्जांपल लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एग्जांपल ले सकते हो। क्या होगा, चेंज क्या होगा, जो आपका मोलिकुलर वेट था है ना, जो आप ऊपर रख रहे थे मास ऑफ पोल्यूटेंट, ये चेंज हो जाएगा, 64 के बजाय CO के लिए कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 कितने हो गए 28, ये पुट कर दोगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाकी 24.04 तब तक सेम रहेगा जब तक आपका टेम्परेचर कितना रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बात समझ में आ रही है क्या, हमने क्या किया, यहाँ पर मिलीग्राम दिया हुआ था, इसको माइक्रोग्राम के अंदर रख दिया, 120 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया 10⁻³ कर दिया, वैल्यू आंसर निकल के आया आपका कितना 45 ppm, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपसे कन्वर्जन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वो कन्वर्ट करवा सकता है वैल्यू को, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल बनता था। आगे बनने वाले न्यूमेरिकल के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वहां मैं आपको फ्लिक इक्वेशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है एयर पोल्यूशन का वो पढ़ा दूंगा, और हम आ जाएंगे लैप्स रेट के ऊपर, ठीक है। लैप्स रेट और जो आपकी प्लूम्स वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 4th लेक्चर, और वो आपको मिलेगा 5th लेक्चर, ठीक है जी। 5th लेक्चर के बाद में फिर हमारा रह जाएगा जो पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट, इनको कंट्रोल करने के डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है, यही सब, ठीक है। तो यहाँ आप आज वाले वीडियो के बाद मान सकते हो कि आपका 65% जो है एयर पोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आगे छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये कन्वर्जन आप सीख गए, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, खुद से आ जाएगा, ये इतना कठिन नहीं है, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा सा उलझन होती है, जैसे कई जगह पे क्या होता है लीटर पर मीटर क्यूब आ जाता है, किसी जगह पे लीटर पर मोल आ जाता है, कहीं पे ग्राम पर मोल आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। ठीक है जी, 6 दिन एक्स्ट्रा मिले तो बढ़िया से कोशिश करेंगे हम राजस्थान जीके भी कवर करने का। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको राजस्थान जीके पर भी वीडियो प्रोवाइड कराऊं। मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूं, धन्यवाद।